Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of design of steel structure. In the previous lecture, we have discussed about the uh, स्टील रूफ ट्रस. ओके, तो स्टील रूफ ट्रस के बारे में हमने एग्जांपल देखा था कि स्टील रूफ ट्रस का एग्जांपल कैसे हो सकता है. वो एग्जांपल थोड़ा लंबा था, इसलिए हमने दो पार्ट में दो लेक्चर में देखा था और मैंने सारे स्टेप्स जो है वो आपको इजीली समझाए थे कि कैसे आपको क्या मतलब वैल्यू कहाँ से डिराइव करनी है IS कोड में से और कैसे उसका यूज़ करना है आपके एग्जाम्पल में. ओके, तो आज जो है वो हम आपका एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है पर्लिन्स के रिगार्डिंग. ओके, तो पर्लिन्स जो है वो कहाँ होते हैं, तो पर्लिन्स जो होते हैं वो रूफिंग मटेरियल होता है उसके नीचे होते हैं, सपोर्टेड मेंबर्स होते हैं. ओके, तो ये पर्लिन के डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसके डिज़ाइन स्टिपुलेशंस क्या है, डिज़ाइन क्राइटेरियाज क्या है, पर्लिन किस लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में आज के यूनिट में आपका देखने वाले हो. ओके, ये यूनिट नंबर 3 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स का ही पार्ट है. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आपके दो पार्ट आते हैं, एक तो पर्लिन की डिज़ाइन का, एक तो है आपके स्टील रूफ ट्रस के डिज़ाइन का. ओके, तो स्टील रूफ ट्रस का हमने देख लिया कैसे कैरिड आउट होता है. सारे मैंने एग्जांपल जैसे फर्स्ट एग्जांपल करवाया है वैसे ही सारे एग्जांपल्स हैं और ग्राफिकल मेथड आपकी GTU में आती नहीं है. ओके, तो आज जो है वो हम पर्लिन्स के बारे में देखेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्लिन्स क्या है. ओके, तो डिज़ाइन ऑफ पर्लिन, सबसे फर्स्ट जो है वो डिज़ाइन ऑफ पर्लिन. पर्लिन की डिज़ाइन कैसे करते हैं, पर्लिन्स में कौन कौन से मतलब सेक्शंस होते हैं वो हम देखेंगे. सेक्शंस यूज फॉर पर्लिन, पर्लिन के लिए कौन से सेक्शंस यूज होते हैं. पर्लिन सपोर्ट रूफ सीटिंग एंड लोड्स फ्रॉम द सीटिंग एंड ट्रांसफर टू द पर्लिन्स. ओके, पर्लिन जो है वो रूफ मटेरियल को यानी कि रूफिंग मटेरियल यानी कि रूफ सीटिंग को सपोर्ट करने का काम करते हैं और उससे जो लोड आता है वो मतलब कहाँ ट्रांसफर होता है, पर्लिन्स पे ट्रांसफर होता है. द लोड्स एक्टिंग ऑन द पर्लिन आर, पर्लिन पे कौन कौन से लोड एक्टिंग होते हैं वो है वेट ऑफ रूफ कवरिंग एंड फिक्सचर्स, यानी जो भी फिक्सचर्स हम बोल्ट यूज़ कर रहे हैं पर्लिन को और रूफिंग मटेरियल को कनेक्ट करने के लिए वो, प्लस रूफ कवरिंग का जो मतलब रूफ मटेरियल का जो वेट है वो. उसके बाद सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन, पर्लिन का खुद का वेट यानी सेल्फ वेट, लाइव लोड फ्रॉम शीटिंग मटेरियल से जो लाइव लोड आता है वो, स्नो लोड इफ एग्जिस्ट, अगर आपकी जो मतलब इंडस्ट्रियल शेड है वो अगर कोई स्नो वाले रीजन में होती है तो वहाँ पे स्नो लोड लगता है, बाकी नहीं लगता है. ओके, उसके बाद विंड लोड फ्रॉम सीटिंग, विंड लोड लगता है जो वो भी कैलकुलेट करा जाता है. ओके, द वेट ऑफ रूफ कवरिंग, सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन आर लाइव लोड्स एंड लाइव लोड्स आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, जो रूफ कवरिंग मटेरियल होता है, सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन होता है और लाइव लोड जो एक्टिंग होता है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड लगते हैं. ओके, पर्लिन पे. और बाकी के जो लोड्स है यानी कि वाइल विंड लोड एक्ट्स नॉर्मल टू द सीटिंग आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, ये यानी नॉर्मल पे लगता है, यानी कि विंड लोड जो है वो मतलब नॉर्मल पोजीशन पे लगता है और वो इनवर्ड हो सकता है या आउटवर्ड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि विंड कहाँ से कहाँ जा रही है. ओके, रूफ पर्लिन्स रेस्ट ऑन प्रिंसिपल राफ्टर्स, पर्लिन्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर मतलब रखे जाते हैं ऑफ ट्रसेस, सो दैट मेजर एक्सिस जेड ऑफ द पर्लिन इज प्रेस्ड पैरेलल टू द राफ्टर, यानी कि जो पर्लिन की जो मेजर एक्सिस है वो राफ्टर जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है उसके पैरेलल हम रखते हैं. ओके, उसके बाद है सेक्शंस यूज एज अ पर्लिन्स आर, सेक्शंस कैसे यूज होते हैं पर्लिन्स में वो हम देखेंगे. तो मेनली 3 टाइप के सेक्शन हम एज अ पर्लिन्स यूज कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट है आपका एंगल पर्लिन, यानी कि वो एल शेप का होता है, एल शेप को हम स्ट्रक्चर में एंगल पर्लिन बुलाते हैं. सेकंड है चैनल सेक्शन यानी कि C टाइप का जिसे हम चैनल पर्लिन बुलाते हैं. एंड थर्ड है बीम पर्लिन्स यानी कि बीम टाइप का जो कि I सेक्शन जैसा होता है. ओके, तो आपको L, C एंड I याद रखना है कि ये तीनों सेक्शंस जो है वो पर्लिन्स के तौर पे यूज़ होते हैं. अगर आपको कहीं पे भी पर्लिन बनाना है तो आपको ये 3 शेप का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, तो देखते हैं कौन से केस में कौन सा यूज़ करते हैं. सबसे फर्स्ट है एंगल पर्लिन. तो इट इज़ यूज इन स्मॉल शॉप व्हेन स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस इज बिटवीन 3 to 5 मीटर. जब आपका स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस जो है वो 3 to 5 मीटर होता है, यानी 3 to 5 मीटर अप टू होता है, 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होता और 3 मीटर से कम नहीं होता, तब आप एंगल सेक्शन यानी कि एंगल पर्लिन यूज़ कर सकते हो. सेकेंड टाइप इज चैनल पर्लिन्स. इट इज़ यूज फॉर मीडियम शॉप्स व्हेन स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस इज बिटवीन 4 to 6 मीटर. ओके, ये मीडियम टाइप के शॉप के लिए यूज़ होते हैं चैनल सेक्शन, जब आपका स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस 4 to 6 मीटर होता है तब. ओके, उसके बाद है बीम पर्लिन्स. तो बीम पर्लिन्स जो I सेक्शन के होते हैं वो हैवी शॉप्स के लिए यूज़ होते हैं.
देखो एंगल जो है वो मतलब स्मॉल शॉप्स के लिए, चैनल जो है वो मीडियम शॉप्स के लिए, एंड बीम्स जो है वो हैवी शॉप्स के लिए। ओके, तो आपको एल सी आई जो है वो मतलब कंटिन्यूएशन में ही याद रखना है, तो ये आपको डिस्टेंस समझ में आ जाएगा। एल सी आई 3 to 5 मीटर, 4 to 6 मीटर एंड 6 to 8 मीटर। ओके, तो बीम पर्लिन्स जो है वो हैवी शॉप्स के लिए यूज़ होते हैं। एंड जब आपका स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस 6 to 8 मीटर होता है, तब आप ऐसे सेक्शंस यानी कि आई सेक्शंस का यानी कि बीम पर्लिन्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, पर्लिन्स आर प्लेस्ड इन एन इंक्लाइंड पोजिशन ओवर द मेन राफ्टर्स ऑफ द ट्रसेस। जो प्रिंसिपल राफ्टर है उसके ऊपर मतलब वो पैरेलल रखे जाते हैं। टू अवॉइड बेंडिंग इन टॉप कॉर्ड्स ऑफ रूफ ट्रस, इट इज़ थियोरेटिकली डिजायरेबल टू प्लेस पर्लिन्स ऑन ओनली एट पैनल पॉइंट्स। अब देखो ये जो टॉप कॉर्ड के मेंबर है वो बेंट ना हो जाए, इसलिए जो पैनल पॉइंट्स है उसी के ऊपर हम पर्लिन्स जो है वो रेस्ट कराते हैं। फॉर लार्ज ट्रसेस हाउएवर इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू स्पेस पर्लिन्स एट अ क्लोजर इंटरवल। अगर आपका ट्रस जो है वो ज़्यादा लंबा है तो इसमें अगर आप क्लोजर इंटरवल पे रखोगे तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। ओके, इकोनॉमिकल होगा, यानी कि मनी वाइज भी आप देखने जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। देखो वैसे क्लोजर सेक्शन में क्या होता है कि सेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप चेक करो, क्योंकि इंडस्ट्रियल शेड कोई तैयार करता है तो वो 10, 20, 25 सालों के लिए नहीं करता, वो 50 सालों तक उसकी ड्यूरेबिलिटी लाइफ रहती है। ओके, तो इस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि 50 साल उसको प्रॉब्लम ना आए। ओके, इसलिए क्लोजर इंटरवल पे लेना यहाँ पे आपके लिए अच्छा रहेगा और वो इकोनॉमिकल भी रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल शेड में अगर कोई पैसा डालेगा तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि 15-20 साल बाद फिर से उसकी मेंटेनेंस देखेगा या कुछ देखेगा। वो तो ऐसा ही सोचेगा कि 30 साल इसको कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए स्ट्रक्चर को। ओके, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल है। इन इंडिया where AC seats are used, the maximum spacing of purlins is restricted by the length of this seat. ओके, अब इंडिया में AC सीट्स हम यूज़ करते हैं एज ए रूफिंग मटेरियल, तो मैक्सिमम जो स्पेसिंग है पर्लिन्स का वो भी मतलब ये शीट की लेंथ जैसा है वैसा रखते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पान फॉर AC सीट्स इज़ 1.68 मीटर्स। ओके, यानी कि जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पान है पर्लिन का वो हम 1.68 मीटर रखते हैं, क्योंकि AC सीट्स की लेंथ ही 1.68 मीटर की आती है। और लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप ऑफ नॉट लेस देन 150 mm इज प्रोवाइडेड। जो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप जो है वो 150 mm से कम हम नहीं प्रोवाइड करवा सकते। ओके, तो देखो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, तो फिगर में आपको दिखाया है अरेंजमेंट ऑफ पर्लिन। तो इसमें जो ये W है, W वो है टोटल वर्टिकल लोड। ओके, के उस पर कितना वर्टिकल लोड लगता है, तो वर्टिकल लोड में विंड लोड प्लस वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड वो है, वो आप नीचे की फिगर में देखोगे। अभी आपको खाली अरेंजमेंट दिखाया कि कैसा है। उसके बाद है लोड नॉर्मल टू प्रिंसिपल राफ्टर, यानी प्रिंसिपल राफ्टर के नॉर्मल जो लोड है वो होगा W cos थीटा अलॉन्ग VV एक्सिस, एंड जो पैरेलल लोड होगा प्रिंसिपल राफ्टर के वो होगा W sin थीटा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपकी UU एक्सिस है, ये आपकी VV एक्सिस है। तो VV एक्सिस पे यानी कि वर्टिकल पे जो लोड लगता है वो W cos थीटा है, वर्टिकल लोड, डेड लोड और लाइव लोड का कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं। एंड जो ये वर्टिकल यानी कि नॉर्मल पे लगता है उसे हम पैरेलल जो लगता है उसे हम W sin थीटा बोलेंगे। ओके, तो W sin थीटा जो है वो आपका लोड पैरेलल टू PR यानी कि प्रिंसिपल राफ्टर अलॉन्ग UU एक्सिस, एंड लोड नॉर्मल टू PR इज इक्वल टू W cos थीटा अलॉन्ग VV एक्सिस। ओके, तो ऐसे जो है वो लोडिंग होता है। अब देखो मैं आपको ये फिगर समझा देता हूँ कैसे होता है। ये जो होता है रूफिंग मटेरियल होता है, आप देख रहे हो ये प्रिंसिपल राफ्टर है, ये आपके ट्रस का प्रिंसिपल राफ्टर है। उसके ऊपर आप ऐसे एंगल्स बनाते हैं और उसके ऊपर आप ऐसे रूफिंग मटेरियल रखते हैं। ओके, तो ये जो आप एल शेप का देख रहे हो जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है वो आपका एंगल पर्लिन है। ओके, अब एंगल पर्लिन को मतलब सेट करने के लिए, उसे मतलब प्रिंसिपल राफ्टर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक क्लीट एंगल का यूज़ करते हैं जो कि ऐसे बिठाया जाता है। ओके, ये टोटल डेप्थ जो होती है वो मतलब रूफिंग मटेरियल और प्रिंसिपल राफ्टर के बीच में वो D इज इक्वल टू L/45 जितना होता है। उसकी जो विड्थ होती है B वो L/60 जितना होता है। और क्लीट एंगल पे ऐसे हम दो कनेक्शन लगाते हैं। बेटर है कि आप बोल्टेड यूज़ करो। ओके, तो ऐसे जो है वो अरेंजमेंट ऑफ पर्लिन होता है। तो पर्लिन जो आप देख सकते हो यहाँ पे
जो उल्टा एल यहाँ पे बना हुआ है वो आपका एंगल पर्लिन है। ओके, तो D इज इक्वल टू L/45 याद रखना है और B इज इक्वल टू L/60 याद रखना है। ओके, ये रूफिंग मटेरियल है, ये प्रिंसिपल राफ्टर है और ये बीच में दोनों को सपोर्ट करने के लिए ये आपका एंगल पर्लिन है। ओके, तो इतनी अब आपको चीज़ें याद रह गई। अब देखो प्रिंसिपल राफ्टर ये आपका उल्टा जो है वो आपका एंगल पर्लिन है। अब इसके ऊपर जो वेट लगता है वो ऐसे लगता है, देखो स्ट्रेट वर्टिकली लगता है। अब वर्टिकली लगता है लेकिन ये इंक्लाइन में है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, W cos थीटा एंड W sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम W sin थीटा बुलाते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को W cos थीटा बुलाते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट W cos थीटा जो है वो मैंने समझाया कि वो W cos थीटा हमने क्यों लिया, तो वो लिया है हमने नॉर्मल टू PR के लिए, यानी PR पे नॉर्मल और साइन पे जो पैरेलल होता है वो फोर्स हम साइन पे लेते हैं। ओके, UU के पैरेलल W sin थीटा और VV के पैरेलल है W cos थीटा। ओके, तो ऐसे लोड्स ऑन पर्लिन जो है वो दिखाया जाता है। अब जो है सेकंड इंपॉर्टेंट थियरी वो है ओरिएंटेशन ऑफ पर्लिन। पर्लिन का ओरिएंटेशन हमें कैसे करना है, पर्लिन कैसे मतलब रखना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट थियरी है। क्योंकि देखो एल शेप में मैंने आपको बताया कि उल्टा एल बताया, तो वैसे आप सीधा भी रख सकते हो, आड़ा भी रख सकते हो, टेढ़ा भी रख सकते हो। लेकिन IS कोड ने ये रिकमेंडेड किया है कि प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर एंगल पर्लिन हमें कैसे बिठाना है। ओके, तो हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। पहले मैं थोड़ी थियरी समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको फिगर दिखाऊंगा। While erecting angle, channel or I section purlins, it is desirable that they are erected over the rafter with their flanges facing up. Okay? जो उसकी फ्लेंजेस होती है वो अप साइड रहे, ऐसे ही हमें वो यूज़ करना होता है। ओके, जैसे कि 3.18A में दिखाया है, इन दिस पोजिशन द ट्विस्टिंग मूवमेंट विल नॉट कोज इंस्टेबिलिटी। अब देखो ये जो रिकमेंडेड करके जो फिगर है उसमें आपको देखो तीनों सेक्शंस दिखा दिए हैं, उसकी UU और VV एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस है वो भी दिखा दी है। देखो I सेक्शन है तो आपको यहाँ पे रखना है और ऐसे ही आपको मतलब आपका एंगल जो क्लीट एंगल है वो यूज़ करना है। C सेक्शन है तो आपको ऐसे ही रखना है और यहाँ पे आपको यूज़ करना है आपका क्लीट एंगल। और अगर आपका मतलब एंगल सेक्शन है, एंगल पर्लिन है, तो आपको ऐसे उल्टा एल जैसा रखना है और यहाँ पे आपको लगाना है। ओके, देखो आप देख सकते हो कि ईच एंड एवरी केस में आपका जो मतलब क्लीट एंगल है वो ऑलवेज लेफ्ट साइड रखा है। अगर आप अपनी साइड से देखोगे तो वो आपको लेफ्ट दिखेगा, तो यानी लेफ्ट साइड जो है वो सारी जगह पे क्लीट एंगल लगाए हुए हैं। कोई भी जगह पे क्लीट एंगल जो है वो राइट साइड पे नहीं लगाया हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, देखो I सेक्शन में UU एक्सिस यहाँ होगी और VV एक्सिस जो होगी वो यहाँ उसकी वेब में होगी। फिर C सेक्शन में क्या होगा कि UU एक्सिस यहाँ पे होगी और यहाँ पे जो है वो आपका VV एक्सिस होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा, यहाँ पे P लोड लगेगा, यहाँ पे P लोड यहाँ पे लगेगा, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लगेगा, P लोड यहाँ पे ऐसे लगेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे होगी। ओके, तो ऐसे जो है वो हम निकाल सकते हैं कि कैसे रिकमेंडेडली हम एंगल सेक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो मैटर है, ये जो मेथड है, उससे ओरिएंटेशन कराने का क्या मतलब है मेरा, तो जो आपकी ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है उससे इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। ओके, एंगल सेक्शन में इसीलिए पर्लिन्स में इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस नहीं होती है इसीलिए। इफ़ द पर्लिन्स आर कीप्ड इन अ सच अ वे दैट द फ्लेंजेस फेस डाउन वर्ड स्लोप देन द ट्विस्टिंग मोमेंट विल कोज इंस्टेबिलिटी। ओके, तो अगर आप देखो ये 3.82 में 3.18B फिगर में आप देखो तो नॉट रिकमेंडेड फिगर है। तो ये नॉट रिकमेंडेड फिगर में क्या है कि देखो ये C सेक्शन जो है वो उल्टा कर दिया है। ओके, और यहाँ पे उसके राइट साइड मैंने क्लीट एंगल लगाया है। L सेक्शन को ऐसे मैंने कर दिया है और यहाँ पे क्लीट एंगल लगाया है। तो ये पूरा का पूरा गलत तरीका है। ओके, आपको ऐसे कतई आपको ऐसे ही मतलब कनेक्शन नहीं करने। आपको C सेक्शन बनाना है तो उसके ये जो दो फ्लैंजेस है वो हमेशा ऐसे राइट साइड ही रहने चाहिए। ये फ्लैंजेस है ये भी इस साइड ही रहना चाहिए। ओके, I सेक्शन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि I सेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल शेप है, इसलिए यहाँ पे दो एग्जांपल मैंने दिखा है कि आप ऐसे ही मतलब जो है वो क्लीट एंगल फिक्स कर सकते हो और ये इसका जो फेस है वो भी हम इसी साइड रख सकते हैं, इस साइड ही रख सकते हो। ओके, तो B फिगर में आप देख सकते हो नॉट रिकमेंडेड फिगर है कि आप ऐसे जो है वो पर्लिन्स फिट नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थियरी है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द एंगल पर्लिन एंड ट्यूबुलर पर्लिन। ओके, ट्यूबुलर पर्लिन यानी कि ट्यूब जैसी जो पर्लिन्स आते हैं वो
और एंगल वाले जो पर्लिन आते हैं यानी कि एल शेप के पर्लिन आते हैं, वो दोनों में क्या डिफरेंट है, ओके, वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एंगल पर्लिन में इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस, ये सारे रूफ ट्रसेस में यूज होते हैं। एंगल जो पर्लिन्स होते हैं वो आप ज़्यादातर सभी केसों सभी ट्रस में आप देख सकते हो। और जो ये ट्यूबुलर पर्लिन्स है, इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन लाइट वेट स्ट्रक्चर्स एंड इन स्ट्रक्चर्स वेयर एस्थेटिक व्यू इज इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे हमें एस्थेटिक व्यू बनाना है तब हम ऐसे ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब टाइप के जो पर्लिन्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आपको फिगर दोनों को दिखानी है, आपको एक एल शेप बनाना है, एक आपको रिंग शेप बनाना है, और इसमें बीच बीच में ऐसे लाइंस बना दी नहीं है, ओके। सेकेंड थिंग इज दैट इन एंगल पर्लिन फॉर सेम लोड एंड सेम स्पान वेट ऑफ एंगल पर्लिन इज मोर कंपेयर टू ट्यूबुलर पर्लिन। अब देखो आप सेम लोड ले लो, सेम स्पान ले लो, और वेट ऑफ एंगल पर्लिन इज मोर कंपेयर टू ट्यूबुलर पर्लिन। ट्यूबुलर से ज़्यादा वेट आपका एंगल सेक्शन में लगता है, ओके, अगर आप सेम स्पान और सेम लोडिंग कंडीशन ले रहे हो तो। और अदर साइड ट्यूबुलर में पर्लिन्स में क्या होता है, फॉर सेम लोड एंड वेट ऑफ ट्यूबुलर पर्लिन इज लेस कंपेयर टू एंगल पर्लिन। सीधी बात है कि जो ट्यूबुलर पर्लिन होता है वो लेस वेट का होता है, ओके, और जो आपका एंगल पर्लिन होता है वो ज़्यादा वेट का होता है। फॉर 1 मीटर लेंथ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेट ऑफ एंगल सेक्शन इज मोर। 1 मीटर की लेंथ के लिए आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वेट ऑफ एंगल सेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। और सामने की साइड ट्यूबुलर पर्लिन्स में फॉर 1 मीटर लेंथ द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेट ऑफ पाइप इज लेस, ओके। इन द एंगल सेक्शन फॉर 1 मीटर लेंथ सरफेस एरिया ऑफ एंगल सेक्शन इज मोर। सरफेस एरिया जो होता है एंगल सेक्शन का वो ज़्यादा होता है 1 मीटर लेंथ के लिए, और फॉर 1 मीटर लेंथ सरफेस एरिया ऑफ पाइप सेक्शन इज लेस। देखो एल शेप में सब ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है। एंगल सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेट जो होता है 1 मीटर का वो ज़्यादा होता है। उसके बाद एरिया ऑफ एंगल सेक्शन भी ज़्यादा होता है 1 मीटर लेंथ में एंगल सेक्शन का। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज कॉस्टली। एल शेप का यानी कि एंगल शेप का जो पर्लिन्स होता है उसका कंस्ट्रक्शन भी कॉस्टली है और मेंटेनेंस भी कॉस्टली है, जबकि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज इकोनॉमिकल। यानी कंस्ट्रक्शन और जो मेंटेनेंस है ये ट्यूबुलर पर्लिन्स का वो जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है एंगुलर पर्लिन्स और ट्यूबुलर पर्लिन्स में, ओके। उसके बाद जो है वो आपकी डिज़ाइन प्रोसीजर्स है फॉर एंगल पर्लिन्स, वो देखनी है हमें, ओके। एंगल पर्लिन सेक्शन इज अनसिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। एंगल पर्लिन सेक्शन जो होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है बोथ एक्सिस के थ्रू। एंगल पर्लिन मे बी यूज्ड वेर एवर द स्लोप ऑफ रूफ ट्रस इज लेस देन 30 डिग्री। एंगल पर्लिन अब कब यूज करते हैं कि जब स्लोप जो होता है रूफ ट्रस का वो लेस देन 30 डिग्री का होता है। द वर्टिकल यानी कि ग्रेविटी लोड्स P ड्यू टू सीटिंग, सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन्स, द लाइव लोड इंक्लूडिंग स्नो लोड इफ एनी एंड द विंड लोड H आर कंप्यूटेड, ओके। इतने सारे जो लोड्स हैं वो हमें कंप्यूट करने पड़ते हैं। IS 800 2007 इज सैलिएंट अबाउट द एंगल पर्लिन्स। BS 59501 2000 गिव्स द फॉलोइंग इंपेरिकल डिज़ाइन मेथड फॉर एंगल पर्लिन्स। जो एंगल पर्लिन के डिज़ाइन है, जो इंपेरिकल मेथड है वो 5950 में है, ओके। तो उसमें मतलब इंपेरिकल डिज़ाइन के मतलब मेथड दिया हुआ है कि कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट है कि अनफैक्टर्ड लोड्स आर यूज्ड इन डिज़ाइन। आपको जितने भी लोड है उसे अनफैक्टर्ड बना देना है, ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि पर्लिन इज कंटिन्यूअस ओवर मोर देन 2 सपोर्ट। पर्लिन जो होता है वो 2 और ज़्यादा, 2 ओवर मोर देन 2 सपोर्ट्स। तो पर्लिन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस हमें रखने पड़ते हैं 2 सपोर्ट से ज़्यादा सपोर्ट में। द स्पान ऑफ पर्लिन शुड नॉट एक्सीड्स 6.5 मीटर। जो पर्लिन का स्पान होता है वो 6.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द स्लोप ऑफ रूफ शुड नॉट एक्सीड 30 डिग्री। जो स्लोप होता है वो रूफ का 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द लोड इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर स्पान। पूरे स्पान पे यूनिफॉर्मली मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए लोड। तो ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है इंपेरिकल मेथड्स के लिए, ओके। अब जो है मैं आपको डिज़ाइन क्राइटेरिया मतलब उसका जो थोड़ा बहुत मतलब जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। इसके बाद की थियरी में आप उसके डिज़ाइन स्टेप्स देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं।
तो सबसे फर्स्ट है मिनिमम डेप्थ ऑफ पर्लिन, जो मैंने फिगर में दिखाया था कि डेप्थ किसे बोलते हैं। तो जो आपका प्रिंसिपल राफ्टर है वो और रूफिंग मटेरियल है, वो दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल की डेप्थ, जिसे हम मिनिमम डेप्थ ऑफ पर्लिन बुलाते हैं। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ पर्लिन L/45 होनी चाहिए, वेर L इज इक्वल टू स्पान ऑफ पर्लिन। पर्लिन का स्पान है L। ओके, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ पर्लिन जो है वो आपकी L/45 होनी चाहिए। मिनिमम विड्थ ऑफ पर्लिन, मिनिमम विड्थ जो है पर्लिन की यानी कि एंगल सेक्शन का जो वेब होता है उसकी जो लेंथ होती है वो L/60 जितनी होती है। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन पर्लिन कितना होता है, तो mz इज इक्वल टू WL²/10 इज इक्वल टू WL/10, where small w is equal to UDL in kilonewton per meter working load and W is equal to total load in kilonewton। देखो, एक वे आपको WL² दिखा है, एक वे WL/10 दिखा है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि दोनों में से कौन से इक्वेशन के लिए जाना है। लेकिन स्मॉल w जो है वो आपका यूडीएल लोड है, डायरेक्टली यूडीएल लोड है जो कि किलोन्यूटन पर मीटर में है, और कैपिटल W जो है वो आपका टोटल लोड है वो इन किलोन्यूटन है। यानी कि सपोज आपका 6 मीटर का स्पान है और 2 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड है, तो ये टोटल लोड जो होगा W कैपिटल W वो 6 × 2 12 होगा। और अगर आप डायरेक्टली यूडीएल लोड से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो WL²/10 जितना होगा, यानी W इज इक्वल टू 2 एंड 6 का स्क्वायर यानी 36, और उसके बाद डिवाइड बाय 10 करना है आपको। ओके, यानी कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए पर्लिन का। उसके बाद सेक्शन मॉड्यूलस रिक्वायर्ड, यानी कि सेक्शन मॉड्यूलस ZEZ हमें कितना चाहिए होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो वो भी मतलब कोड से आपको मिल ही जाएगा, mz/fy। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको एग्जाम्पल में या तो फिर आगे की थियरी में समझाऊंगा। ओके, लेकिन आपको जो है वो ZEZ mz/fy से फाइंड करना है, वेर ZEZ इज इक्वल टू इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस बेंडिंग अबाउट ZZ रेजिस्ट द वर्टिकल लोड्स। ओके, तो जो ZEZ वो जो क्या है, वो इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस है जो कि वर्टिकल लोड्स को रेजिस्ट करता है। उसके बाद जो है वो आपको परमिसिबल डिफ्लेक्शन दिखाना है कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना है। ओके, तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन के लिए आपको IS 800 पेज नंबर 31 टेबल नंबर 6 पे जाना है, तो वहाँ से आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू स्पान/180। ओके, परमिसिबल डिफ्लेक्शन अगर आपको पर्लिन्स पे फाइंड करना है तो वो स्पान/180 जितना होगा। एक्चुअल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 5/384 WL/4/EI फॉर UDL। ओके, UDL वैल्यू के लिए एक्चुअल वैल्यू ये है 5/384 WL/4/EI। ओके, तो IS 800 पेज नंबर 31 टेबल नंबर 6 पे आपको ये सारी वैल्यूज़ जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे उसके डिज़ाइन स्टेप्स होते हैं, साथ साथ में उसके एक दो एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।